वेलकम माय फ्रेंड्स, माय स्टूडेंट्स। हम लोग चैप्टर फिनिश कर चुके हैं। अब न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा चैप्टर? वर्क, एनर्जी एंड पावर। ओके, पावर कहेंगे, टार कहेंगे, ना पावर कहेंगे ना टावर कहेंगे। ठीक है, तो वर्क, एनर्जी, पावर या पार जो कहना चाहें आप, इसके फॉर्मूले एक जगह कर लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखिएगा, फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स का उतना ही इंपॉर्टेंस है जितना आपके शरीर में प्राण वायु का। समझ रहे हो? अगर आपके शरीर के अंदर जान है, प्राण है, तो आपकी वैल्यू है। प्राण निकल गए, बताइए शरीर का कोई महत्व है? कोई वैल्यू नहीं। अभी फिजिक्स से न्यूमेरिकल सेक्शन हटा दिया जाए, थ्योरी हो, कोई बच्चा कोचिंग तो छोड़ दो, स्कूल में ना पढ़े ढंग से, जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सब रट लेगा। न्यूमेरिकल बहुत जरूरी है। अब न्यूमेरिकल सीखने के लिए कुछ फैक्ट्स आवश्यक हैं जिन पे ध्यान दीजिए। न्यूमेरिकल उसी को आएंगे जिसको थ्योरी आती होगी फिजिक्स में। पहले थ्योरी अच्छे से रीड करिए, समझिए। इसके बाद सेकंड स्टेप पे आपको फॉर्मूले नोट करके एक जगह याद करने हैं। बाद बाकी थोड़ी कैलकुलेशन आती हो, आप न्यूमेरिकल कर ले जाएंगे। चलिए वर्क, एनर्जी, पावर के फॉर्मूले लिखते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला हम लोग वर्क का ही लिखेंगे। किसका लिखेंगे? वर्क डन अगर आपको निकालना है तो ध्यान रखिएगा, एक तो सीधा W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस इस्तेमाल करते हो कि नहीं करते बताओ? ये एक्चुअल में डॉट प्रोडक्ट है। अगर हम लोग सिंबल में लिखेंगे तो F डॉट S, S फॉर हमने यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट लिखा है, बोल देते बोलचाल में डिस्टेंस, वो हम लोग लेते क्या एक्चुअल में? डिस्प्लेसमेंट। तो हम कह सकते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और अगर डॉट ओपन करोगे तो Fs कॉस थीटा, एंगल पर भी डिपेंड करता है ये। तो आप मेन ये दो फॉर्मूले हैं जिनको आप तैयार करेंगे। सेकेंड नंबर, अगर कभी हमें क्वेश्चन ग्राफ में दिया जाए बना करके, वेरिएबल फोर्स हो, फिर वर्क डन निकालना हो, तो हम लोग एरिया से भी निकालते हैं। किससे? एरिया के हेल्प से निकालते हैं, या फिर इंटीग्रेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो एक और फॉर्मूला लिखिए, पहले तो इंटीग्रेशन मेथड से निकाल लीजिए, FDS इस तरह का इस्तेमाल करते हैं, और जितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो उस हिसाब से सॉल्व करेंगे। ऐसे ही एक और तरीका है, वर्क इज इक्वल टू एरिया अंडर कर्व। अगर कोई कर्व वाला टॉपिक है, उसके नीचे जितना एरिया निकलेगा वो भी हमारा वर्क डन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ऐसे हम लोग फॉर्मूले यूज करेंगे वर्क के लिए। वर्क के बाद हमें वर्क एनर्जी थ्योरम का फार्मूला नोट कर लेना चाहिए यहाँ पर, फिर हम लोग काइनेटिक एनर्जी पे जाएंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम का फार्मूला सुन लीजिए जरा। वर्क एनर्जी थ्योरम, इसमें होता है फॉर्मूला वर्क इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल पॉइंट की और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल पॉइंट की। वर्क की यूनिट तो आप जानते होंगे, वैसे यूनिट ऑफ वर्क हम लोग क्या यूज करते हैं बताओ तुम लोग? SI यूनिट, जूल यूज करते हो कि नहीं बताओ? SI यूनिट। लेकिन अगर CGS लिखने का भी मन हो तो अर्ग में होती है, और 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग। वेरी गुड। अगले फॉर्मूले पे हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी आप शॉर्ट में K लिख सकते हो, या पूरा लिखना है तो K ही लिख दें। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर करिए और उसको हाफ कर दीजिए, ये काइनेटिक एनर्जी बनेगी। अगला टर्म हमारा पोटेंशियल एनर्जी के लिए है। पोटेंशियल एनर्जी कई तरह की होती है, ध्यान रखिएगा। इसमें एक होती ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसके लिए हम लोग मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड हाइट का इस्तेमाल करते हैं, MGH कहते हैं। एक होती पोटेंशियल एनर्जी इन द स्प्रिंग, अगर स्प्रिंग है कभी तो हाफ kx² इसका इस्तेमाल करेंगे। ये K क्या है इसको भी जान लो, वेयर K इज इक्वल टू F/x, पहले तो इसको जान लो। फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं K को। ये फोर्स बाई एक्स, या ये फॉर्मूला आपको याद होगा, रिस्टोरिंग फोर्स F इज इक्वल टू -kx, याद होगा? यहां से हम K कहते हैं। तो वेयर K है क्या यहां पर? K इज कॉल्ड फोर्स कांस्टेंट
या फिर स्प्रिंग कांस्टेंट, दोनों ही नाम है इसके। ये पोटेंशियल एनर्जी के हमारे पास और भी कई पोटेंशियल एनर्जी होती हैं, ग्रेविटेशनल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, मैग्नेटिक पोटेंशियल है, बट अभी आपको यहाँ पर दो सीखनी है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वगैरह हम लोग आगे सीखेंगे। अब हम लोग उठाते हैं पावर का फॉर्मूला। किसका उठाते हैं? पावर का। पावर में देखिए क्या फॉर्मूला होता है, पावर मतलब होता क्या? वर्क बाई टाइम। क्यों भाई साहब बताओ? वर्क और टाइम का रेशियो ही तो पावर होता है। एक पावर का और फॉर्मूला था, ये तो W/T तो है ही, एक और है फॉर्मूला P इज इक्वल टू F डॉट V, फोर्स डॉट वेलोसिटी। हम अगर बात करें यूनिट निकालने की, इसकी यूनिट अगर पावर के कहें तो हम लोग एक तो यहीं से निकाल सकते हैं, जूल पर सेकेंड, अदरवाइज वॉट। वॉट आई कहां से? जेम्स वॉट के नाम से ली गई है, ठीक है। इसके बाद एक और यूनिट होती है हॉर्स पावर, सुना होगा आप लोगों ने, हॉर्स पावर सुना कि नहीं सुना? 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। ये रिलेशन भी याद कर लो आप, इतने पहले नोट कर लीजिए फॉर्मूले, फिर हम आगे उठाते हैं। और एक दो छोटी छोटी और पॉइंट्स है, पीछे भी आप सीख चुके हैं, उनका यहाँ यूज होगा। जैसे लीनियर मोमेंटम क्या है ये भी जान लो, इसमें फिर से यूज होगा। पहले लीनियर मोमेंटम जानो। लीनियर मोमेंटम, देखिए लीनियर मोमेंटम को हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं ना, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। यहां पर जब कोलिजन स्टार्ट होगा तो हमें दो प्रिंसिपल्स आने चाहिए, एक तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और एक आना चाहिए प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इन दोनों को भी एक जगह लिखेंगे, तो लिख लीजिएगा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, पहले तो ये लिख लो। इसमें कुछ इस तरह लिखेंगे, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ये हमारा इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम का सेंस क्या है ये मैं बता दूं। इनिशियल मतलब होता है बिफोर कोलिजन मोमेंटम, मोमेंटम बिफोर कोलिजन, ये भी कह सकते हो आप, चाहो तो यहां लिख सकते थे हम लोग मोमेंटम बिफोर कोलिजन, ये वर्ड यहां यूज हो सकता है, मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ये इस तरह भी आप कह सकते हो। तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन का मतलब समझिएगा m1 u1 प्लस m2 u2। भाई दो ऑब्जेक्ट है, दोनों कोलाइड करेंगे, मास तो कोई चेंज होना नहीं होता है, वेलोसिटी इनिशियल है u1 u2 और फाइनल में v1 v2 लेना है, ये चीज। ऐसे ही हमें काइनेटिक एनर्जी का भी याद कर लेना चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो जब काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन की बात करेंगे तो वहां भी यही बात होगी, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। तो बिफोर कोलिजन अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी बनाएंगे तो हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग इसको नोट कर लेंगे। इसके बाद हमारा एक पॉइंट आता है, जब भी ऑब्जेक्ट्स कोलाइड करते हैं वन डायमेंशन में, कब? वन डायमेंशनल लीनियर मोशन में अगर कोलिजन हो रहा होता है तो ध्यान रखिएगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच मस्ट बी इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो यहां पर लिख लेना पहले तो ड्यूरिंग वन डायमेंशनल collision, relative velocity of approach
इक्वल्स टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ये भी एक फॉर्मूले की तरह यूज करेंगे हम लोग। एक और फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, रेस्टिट्यूशन कांस्टेंट। ये जो इंपैक्ट होता है यहाँ रेस्टिट्यूशन कांस्टेंट का हम लोग यूज करते हैं। रेस्टिट्यूशन कांस्टेंट, रेस्टिट्यूशन कांस्टेंट को हम लोग सिंबल ई देते हैं, -v1 - v2 अपान u1 - u2। ये इस तरीके से रेस्टिट्यूशन कांस्टेंट है। इतने ही मेन फॉर्मूले यूज होंगे, इनको आप लोग नोट करिए और ध्यान रखिएगा। अगर बाय द वे आपको थोड़ा सा अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें।